कक्षा 11वीं और 12वीं में एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की बुक्स आती है कला की। उसमें 11वीं कक्षा की जो बुक है फाइन आर्ट की, उसमें दूसरा लेसन है वो सिंधु घाटी कला है। यह लेसन वैसे तो जिन्होंने फाइन आर्ट ली है उनके सिलेबस में है या उनके लिए काम आता है, लेकिन चूंकि ये सिंधु घाटी से कलाओं की जानकारी इसमें दी गई है, तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं। और चूंकि ये फाइन आर्ट की बुक है, सामान्य प्रचलन में नहीं है ये सब्जेक्ट, तो ये भाग जो है वो हमसे कई बार अछूता रह जाता है। और छोटा सा पार्ट है, लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं वो ऑथेंटिक बुक मानते हुए इसमें से भी कई बार प्रश्न दे देते हैं। और चूंकि ये सिलेबस में भी आ जाती है, इसीलिए आज इसको पढ़ते हैं हम, सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु, यहाँ सबसे ऊपर देखिए आप, कलाओं की शुरुआत ही यहाँ पर एक मोहर से दी गई है। और हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी पाठ की शुरुआत के अंदर सबसे पहले यही मोहर उसमें भी दी हुई है। चलिए लेसन शुरू करते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3000 शताब्दी यानी 3000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, अब यहाँ से कौन कौन से कला के जो रूप हुए हैं, ये मुख्यतः पाठ जो है कला संबंधित है। तो उनमें प्रतिमाएं मिली है, मोहरें मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, प्रतिमाएं हैं, मोहरें हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। तो ये वहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं उत्खनन के अंदर। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है। मनुष्यों और पशु, विशेषकर पशुओं की जो मूर्तियाँ हैं वो तो बेहद ही स्वाभाविक किस्म की नज़र आती है। और नीचे हम देखेंगे इसमें लेसन में कि कुछ सुंदर मूर्तियाँ जो है उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही दिखाई देती है, इसीलिए उन्हें स्वाभाविक माना गया है। मृण मूर्तियों में या मिट्टी की मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो, ये दोनों का यहाँ पर उल्लेख जो है वो किया गया है। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान पर बनाए गए थे, यानी बहुत सुनियोजित तरीके से ये नगर बसे हुए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम है, देखिए ये मुख्य जो नगर जो माने जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चूंकि भारत और पाकिस्तान के 1947 में विभाजन के पहले ये चूंकि खोजे जा चुके थे, तो विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद में जब भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में कुछ स्थान खोज शुरू की और कई स्थान जो है वो प्रकाश में आए हैं, तो यहाँ नाम उनके दिए हुए हैं, जिनके नाम है लोथल और धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ कला का जो अलग अलग कलाओं के नमूने हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ देखिए चित्र दिया है, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा दी गई है। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की हो, यानी पत्थर की मूर्तियां मिली है, कांसे की भी मिली है और मिट्टी की भी मिली है। कांसे यानी धातु की मूर्तियां संख्या की दृष्टि से ये बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों इन मूर्ति जो होती है चित्र में 2 आयाम होते हैं, जबकि मूर्तियों में 3 आयाम होते हैं। तो ये त्रिआयामी वस्तुएं जो है वो यहाँ दिखाई देती है मूर्ति के रूप में, जिनकी लंबाई चौड़ाई के साथ हमें मोटाई भी नज़र आती है। 3D कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, 3 डायमेंशियल। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है। अब पत्थर की जो मूर्तियां जितनी भी मिली हैं उनमें 2 पुरुषों की जो मूर्तियां मिली है वो बड़ी बहुचर्चित है, जिनमें से एक पुरुष धड़ है, केवल धड़ मिला है, जो लाल, इसका चित्र नीचे दिया हुआ भी है, जो लाल चूना पत्थर का बना है और उसकी दाढ़ी, और दूसरा जो है देखिए एक जो है वो पुरुष का धड़ मिला है, लाल चूना पत्थर का बना है,
और दूसरी जो मूर्ति है वो दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है, जो शैल खड़ी से बनी है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये जो मूर्ति है इसकी बात की जा रही है। अब इसमें देखिए यहाँ दाढ़ी दे रखी है इन्होंने। अब इसमें इनका जो वर्णन किया है यहाँ पर कि दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। देखिए मेसोपोटामिया के अंदर जो राजा होता था वो पुरोहित राजा होता था। अब चूंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन था और हड़प्पा सभ्यता से पहले, इतिहासकार भी सारे लगभग वही थे, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया सभ्यता जो प्रकाश में आ चुकी थी, तो वहीं की शासन, अब हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई, ज़्यादा कुछ जानकारी इनकी मिल नहीं पाई शासन व्यवस्था संबंधी। तो उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने मेसोपोटामिया की जो व्यवस्था थी पुरोहित राजा की शासन की, उसी को यहाँ पर मानते हुए और साथ में ये मूर्ति मिल गई तो इसी को पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। ये जो दिखाई दे रही है ये शॉल ओढ़ी हुई यहाँ पर नजर हमें आती है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली हुई, इस तरफ से ऊपर है उधर से नीचे की तरफ डाली हुई है। शॉल त्रिफूलिया नमूनों से सजी है। ये जो डिजाइन है ये त्रिफूलिया या त्रिपत्तिया डिजाइन भी इसको कहते हैं, 3 पत्तियां वाली या 3 फूलों वाली डिजाइन जो है ये इस शॉल के ऊपर बनी हुई है। आंखें कुछ लंबी आदि बंद दिखाई गई है, मानो वो पुरुष ध्यान अवस्था में हो। ये ध्यान अवस्था में दिखाई देते हैं। जो आंखें हैं वो अधमुंदी सी दिखाई देती है। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी मूछ और गलमुछ है, चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और बीच में छेद है। बालों को बीच की एक मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है। सिर के चारों ओर एक सादा फीता बंधा हुआ है। ये यहाँ पर फीता बंधा है, यहाँ दाढ़ी बनी हुई है दिखाई दे रही है, और एक जो बाजूबंद है देखिए यहाँ पर ये हाथ के ऊपर भी एक बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जो है वो मूर्ति का यहाँ वर्णन किया गया। ये सेलखड़ी पत्थर से बनी है। एक नरम पत्थर होता है सेलखड़ी, सॉप स्टोन भी जिसको कहते हैं, उससे ये निर्मित है। सिर के चारों ओर एक सादा बंधा हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिनसे लगता है कि वह हार पहने हुए हो। ये यहाँ गर्दन के अंदर दिखाई देते हैं, यहाँ साफ दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक इस प्रकार की आकृति या जो डिज़ाइन है वो बनी हुई लग रही है जैसे हार पहना हुआ हो। फिर आते हैं कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई गई थी। इस तकनीक के अंत देखिए यहाँ जैसे ये जो पत्थर की मूर्तियों के अंदर इनका वर्णन किया गया है। अब पहले ये प्रचलन में था प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रश्न का उत्तर जो होता था वो MCQs में ABCD में सीधे सीधे उत्तर दिए होते थे। अब आजकल क्या कर दिया गया है, एक नया ट्रेंड चला है कि किसी चीज़ की विशेषताओं को नीचे लिख दिया जाता है और फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी विशेषता इनकी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मूर्ति है, अब ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के बारे में पूछ लिया कि इस मूर्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। अब उनमें 4 विशेषताओं को लिख दिया, या इनमें से जो विशेषताएं दी है वो कौन सी मूर्ति में पाई जाती है। तो इस तरह से पूरी जानकारी होना आवश्यक है। अब चूंकि ये जानकारी, ये पार्ट जो है ये कला से संबंधित है, इसीलिए इसमें छोटी छोटी बातों को इसमें दिया गया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पर जो है वो पढ़ना हमारा सफल हो जाता है। अन्यथा दूसरी बुक्स के अंदर इतना विस्तार से दिया नहीं गया है, जबकि ये चीज़ें सीधी सीधी सी जो है वो उस टॉपिक से हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। वापस आते हैं कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की, अब यहाँ पूरी की पूरी टेक्निक जो है वो यहाँ पर दी है कि किस तरह से मूर्ति का निर्माण किया जाता था। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। जैसी मूर्ति बनानी है वैसी एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी। फिर इस मोम की प्रतिमा को चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब जब वो पूरी तरह सूख जाती थी, वो मिट्टी ऊपर की जो है वो ढांचा पूरा सूख जाता था, तो उसे गर्म किया जाता था। उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद से सारा, चूंकि जब उसको गर्म करते थे तो अंदर जो मूर्ति बनी है मोम की, वो पिघल करके सारा मोम बाहर आ जाता था, मोम बाहर निकाल लिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में
उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। इस तरह से मूर्तियां बनाई जाती थी। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम उदाहरण या सर्वोत्तम नमूना जो है वो एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। डांसिंग गर्ल के नाम से फेमस है वो। और जो भी प्रारंभ में जो इतिहासकार थे उन्होंने डांसिंग गर्ल दे दिया था, वही एक ट्रेंड चला आ रहा है। कुछ इतिहासकार वर्तमान में हैं जो इसका खंडन भी करते हैं कि ये किस नज़र से डांस करती हुई नजर आती है। तो लेकिन बुक्स में यही लिखा था, हम इसे वही माने। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कांसे की बनी है, भैंस और बकरी की मूर्तियां जो है वो विशेष तौर से यहाँ उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी, देखिए अब यहाँ ये छोटा प्रश्न बन जाता है कि तांबे का जो कुत्ता या पक्षी जो है वो किस स्थल से पाया गया, तो वो लोथल में पाया गया। और कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों में से किसी प्रकार कमतर या किसी प्रकार से कम नहीं माना जा सकता। तो कालीबंगा के अंदर जो एक कांस्य मूर्ति मिली है वो है सांड की, लेकिन लोथल के अंदर जो कुत्ता मिला है वो तांबे का मिला है और पक्षी जो मिला है ये मिट्टी की बनी एक आकृति का यहाँ दर्शाई गई है। अब आते हैं मृण मूर्तियां, मिट्टी की, टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती, जितनी उन्होंने धातु की बढ़िया मूर्तियां बनाई है, पत्थर की बढ़िया मूर्तियां बनाई है, उतनी टेराकोटा या मृण मूर्तियां उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल, अब एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसे उन्होंने इतिहास का पुरातत्ववेताओं ने मातृ देवी की संज्ञा दी है। तो कालीबंगा और लोथल ये दोनों भारत में है, वर्तमान भारत में। ये पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। ये बड़ा उल्लेखनीय चीज़ यहाँ पर है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली है उनकी बनावट में, और कालीबंगा और लोथल में जो मूर्तियां मिली है उनकी बनावट में काफ़ी अंतर दिखाई देता है, बिल्कुल अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई है जिनके बाल गूंथे हुए यानी कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसी मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई जाती है। इससे प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां, ये पुरुष की जो मूर्तियां हैं, ये पुरुष की मूर्तियां भी बार बार मिली है, लगता है ये भी किसी देवता की मूर्तियां होगी। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना खिलौना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रिका या डेस्क भी मिली है। ये नीचे जो चित्र दिखाया गया है ये यहाँ पर, ये देखिए आप, ये सारे मृण मूर्तियाँ यहाँ पर टेराकोटा के खिलौने जो है वो वहाँ पर मिले हैं। अब बात करते हैं मोहरों की। पुरातत्वविदों, मुद्राएं या मोहरें, पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली है जो आमतौर पर सेलखड़ी की, आमतौर पर तो सेलखड़ी की है, लेकिन कभी कभी वे गोमे, चकमक पत्थर, तांबा, कांसा और मिट्टी से भी बनाई गई थी, यानी अलग अलग पदार्थों से बनी थी, मुख्यतः सेलखड़ी की बनी है। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई। यहाँ देखिए एक सींग वाला सांड यहाँ लिखा है। अभी कुछ समय पहले ही किसी इतिहासकार को पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि हम जिसे एक सींग वाला मान रहे हैं, एक संगी कह रहे हैं, हो सकता है कि उसको बनाने का जो एंगल है वो इस तरह का हो कि हमें दोनों सींग दिख नहीं रहे हो, एक ही सींग दिखाई दे रहा हो, यानी एक सींग के पीछे दूसरा सींग छुप गया हो, ये भी हो सकता है। एक संभावना व्यक्त की उन्होंने बुक्स में, लेकिन सभी जगह एक संगी ही मिलता है। तो यहाँ एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एकदम सब प्राकृतिक से ये नजर आते हैं, एक भाव सा नजर आता है इन मूर्तियों में उन पशुओं की। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था, व्यापार वाणिज्य से संबंधित ये मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं
बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, जो पुरोहित राजा या जिसे एक सेलखड़ी पत्थर की जो मनुष्य की मूर्ति, मानव की पुरुष की मूर्ति मिली है, उसके हाथ के ऊपर जो है ये बाजूबंद बांधा हुआ है। तो यहाँ ये माना जा रहा है कि मुद्राएं जो है वो हो सकता है कुछ लोगों द्वारा बांधी भी जाती हो। और वो क्यों बांधी जाती, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर, पहचान पत्र के तौर पर हो सकता है वो मोहर को बांधते हो। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2 बाई 2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। मानक मुद्रा जो हड़प्पा में ज़्यादातर जो मुद्राएं पाई गई वो 2 बाई 2 इंच की है और एक सीधे आकार की, पटिया आकार की है, और आमतौर पर सेल खड़ी नामक एक सॉफ्ट सोप स्टोन भी कहते हैं जिसको, उससे ये बनी हुई है, सोप स्टोन। तो सोप स्टोन से बनी है। और सोप स्टोन की अगर बात करें सेलकड़ी की, तो एक जो हड़प्पा सभ्यता का जो वीडियो बनाया उसमें भी उल्लेख किया है, और यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि भारत के अंदर ये पत्थर जो है वो मूलतः खनन करके जब निकाला जाता है तो बेहद नरम होता है, इसमें नमी की मात्रा होती है, इसलिए ये नरम होता है। जो जो नमी की मात्रा समय के साथ निकलती जाती, कम होती जाती है, ये कठोर होता जाता है। 12वीं सदी में कर्नाटक और तमिलनाडु, वर्तमान कर्नाटक तमिलनाडु क्षेत्र में जो होयसल राजा हुए 12वीं सदी में, उन्होंने हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर जो बनाया है, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो सॉप स्टोन से ही बना हुआ, यानी सेलखड़ी पत्थर से ही बना हुआ है, वर्तमान में कठोर अवस्था में, और बहुत बारीकी से उस पर जो है वो उत्कीर्णन किया गया, मूर्तियों को उकेरा गया है। अभी 2023 में ही उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी शामिल किया गया है। आगे देखिए, प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक मानी गई है और अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई है और मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे। अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी पाई गई है। और इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति, उसके चारों ओर कई जानवर बने, और इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा भी कहा जाता है। ये पशुपति मुद्रा ये बनी हुई है, ये पशुपति मुद्रा, ये बीच में पुरुष है, पशुपति माना है इन्हें। इनके यहाँ हाथी है, बाघ है, यहाँ गैंडा है, यहाँ सांड है, और नीचे जो है वो 12 सिंगा हिरण बने हुए हैं। और ये जो है वो लिपि में कुछ जो इनके वर्ण है वो दिए हुए हैं, चित्राक्षर लिपि यहाँ पर बनी हुई है। ये जो है ये स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसमें ये सील जो है, इसमें से प्रश्न पूछा था उन्होंने कि ये जो ऊपर की तरफ जो लिपि के जो चिन्ह उत्कीर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी है। अब बहुत छोटा अंदर से निकाल करके प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ जब ध्यान से अगर इन चीज़ों को देखें तो बड़ी आसानी रहती है प्रतियोगी परीक्षा में आपके मेरिट में आने की, आगे बढ़ने की, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। वहाँ अगर आप उनको करते हैं तो आपके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए वापस यहाँ ऊपर से देखते हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार इसका आधे इंच से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। कुछ के अनुसार ये पशुपति की है, कुछ के अनुसार ये देवी की है। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ दिखाया गया। ये हाथी और यहाँ पर बाघ दिखाया गया है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है। ये गैंडा है और यहाँ पर भैंसा दिखाया गया है। स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे, ये टूटा हुआ भाग है, या बारहसिंगे मिले हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की है। देखिए इनका काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी परिपक्व काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व काल, यानी शहरीकरण का जो काल था उस काल से ये संबंधित है ये मुद्रा। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पूरा स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है और इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां टैबलेट पाई गई है, जिनमें इनमें एक और मानव आकृति है, दूसरी और कोई अभिलेख है, या दोनों और ही कोई अभिलेख है। ये तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां मिली है, ये तांबे की मिली है।
इनमें एक और मानव आकृति है तो दूसरी तरफ कोई अभिलेख है, या फिर दोनों ही तरफ कोई अभिलेख लिखा हुआ मिला है। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार यानी छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए हैं। ताम्रपत्र जो होता है बस उसी तरह का, इस मान लीजिए ऐसा ही कुछ बना रखा है इन्होंने। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी, और मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। यहाँ एक विशेषता इन ताम्र पट्टियों की यह है कि जिस पशु का उस पर चित्रण किया गया है उसी से संबंधित उस पर कुछ जो भी है जानकारी दी गई है। हालांकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन हो सकता है इतिहासकारों ने कुछ अंदाजा लगाया हो। यहाँ ऊपर भी दो मुद्राएं दी गई है, ये मोहरें हैं। एक सिंगे की ये इसी मोहर का कह रहा था कि हो सकता है इस सींग का जो एंगल है वो इस तरह होगा कि एक सिंग इसके पीछे रह गया, ऐसा दावा किसी इतिहासकार ने किया है। यहाँ ऊपर ये लिपि के चिन्ह दिए, और यहाँ ये एक श्रृंगी जीव जो है जहाँ उसका यहाँ चित्रण किया गया है। ये ऊपर लिपि के चिन्ह मिले। मृदभांड। इन पूरा स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांड ने मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत और उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर, यहाँ जो अधिकतर बर्तन है वो कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन है। हाथ से बनाए गए बर्तन यहाँ पर नहीं है, सारे चाक से, कुम्हार की चाक जो है उस पर बने बर्तन मिलते हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक मिलते हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी की मिट्टी के बने, और इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है। ये इनकी विशेषताएं दी गई सारी की सारी, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं की डिजाइन जो बनी है वो ज्यामितीय आकृतियों की डिजाइन है, और या फिर पशुओं की डिजाइन बनी हुई है। ये देखिए आप, इसके ऊपर जो है वो ज्यामितीय डिजाइन्स बना रखी है। और बहुरंगी मृदभांड जो है वो बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई है। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, यानी जिनको खोद करके डिजाइन की गई हो, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र, ये छिद्रित बर्तन है, यहाँ पर ये दिया गया है। ये ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में आते होंगे। ये अंदाजा लगाया, छिद्रित बर्तनों के शायद छानने में काम में आते होंगे। घरेलू कामकाज के प्रयोग में किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले मिले हो, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। सीधे बर्तन जो है वो अपवाद रूप भली मिल गए हो, बाकी ये सभी जो बर्तन हैं ज़्यादातर ये इस प्रकार के गोलाई वाले मिले हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले, खास तौर से इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं और कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। फिर आते हैं आभूषण की बात करते हैं मृदभांड के बाद में। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। पुरुष स्त्रियां दोनों आभूषण काम में लेती थी। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने हैं। गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों स्त्रियां दोनों समान रूप से पहनते थे इनको, पर करधनियाँ, बूंदे यानी कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियां ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े, मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके, शीर्ष आभूषण, लटकने, बटने और सेलखड़ी के मनके, बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें ये सारी की इन पदार्थों से बने और कौन कौन सा गहना है या आभूषण है वो यहाँ इन जगहों पर मिले हैं। सभी आभूषण को सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये ध्यान देने की बात है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल पर ये जो किया गया है, फरमाना की बात कर रहे हैं कि फरमाना पूरा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है, जो एक कब्रिस्तान पाया गया है जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो यहाँ भी एक देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि कहाँ पर जो है वो गहनों के साथ में दफनाया गया, तो वो है हरियाणा का
फरमाना स्थान जो है वहाँ पर ये मिले हमें, समाधान मिला है जो गहनों के साथ दफनाया गया। चनूदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी विकसित था। मनके जो है वो कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि, ये इन पदार्थों के बने होते थे। इनके अलावा तांबा, कांसा, सोना, शंख, सीपियाँ, पक्की मिट्टी, सेलखड़ी, इनके जो है वो ये मनके बनाए जाते थे। इनके आकार भी अलग अलग प्रकार के थे, कोई तस्तरी नुमा था, कोई बेलनाकार था, कोई ढोल, कोई गोल, कोई ढोलकाकार, ये अलग अलग और कई अलग अलग खंडों में भी विभाजित थे। कुछ मन के दो या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ के बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण यानी टोप भी चढ़ा रखा होता था। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे, उत्कीर्णन करके और डिजाइन्स बनाई जाती थी। मनकों के निर्माण में अत्यधिक कुशल तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। बेहद तकनीकी कुशलता के साथ में इनको बनाया जाता था। किस पदार्थ के हैं उस पदार्थ के आधार पर बनाने की तकनीक भी अलग अलग प्रकार की होती थी। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली दिखाई देते हैं, असली जैसे दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। अब यहाँ देखिए आप, ये उल्लेखनीय है, बंदरों और गिलहरियों के नमूने, और ये उपयोग कहाँ हो रहा है, पिन की नोक के रूप में या मनकों के रूप में होता था। यहाँ चित्र में देखिए आप, ये आभूषण और मनके दिखाई दिए हैं, यहाँ पर सारे मोती और आभूषण यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली है, जिनसे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी और सीपियों की बनी हुई पाई गई है। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे में से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। ये लिया गया है, ये जो तरीका जो है, ये हमने जो ऊपर पुरुष मूर्ति देखी थी जिसको छेलखड़ी की बनी हुई, उसमें जो तिपत या त्रिफूल या शॉल जो ओढ़ रखी है, उसी डिजाइन के आधार पर, उसी तरीके के आधार पर यहाँ लिखा गया है। ये मोती और आभूषण। अब पुरातत्व खोजों से मिली चीज़ों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ भी, बाल को सजावट करने की, बनाने की जो शैलियाँ थी रखने की, वो भी अलग अलग भिन्न शैलियाँ प्रचलन में थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों आदि के निर्माण में पत्थर का भी प्रयोग करते थे। देखिए सभी जगह ईंटों का है, लेकिन कौन सी जगह पर पत्थर का मिलता है, तो धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पर पत्थरों का प्रयोग भी अपने मकान निर्माण में किया गया। ये बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ प्रश्न भी बनता ही है अलग प्रकार का। यहाँ देखिए चित्र में ये टेराकोटा मिट्टी के बर्तन दिए गए हैं। सिंधु घाटी के कलाकार और शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगित थे। उनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना, जानवरों, पौधों, पक्षियों के साधारण रूप से लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। ये टेराकोटा के खिलौने जो है पक्की मिट्टी के, ये यहाँ पर पास में दिए गए हैं। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए। ये नर्तकी की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल जिसको कहा गया है। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, कांसे की बनी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। ये केवल 4 इंच की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में ये पाई गई है। तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। यह लगभग निर्वस्त्र है। इसके लंबे केश सिर के पीछे एक जुड़े के रूप में गूंथे हुए हैं। उसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है, ये हिस्सा, और उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है। बायां हाथ परंपरागत भारतीय मुद्रा, नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने के कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। आंखें बड़ी बड़ी, नाक चपटी है। यह आकृति भावाव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत और हमें बहुत कुछ कह रही है। तो ये डांसिंग गर्ल का जो है वो यहाँ मूर्ति दी गई है, 4 इंच की है, मोहनजोदड़ो मिली है, कांसे की बनी हुई है। जो बायां हाथ है ये पूरा चूड़ियों से ढका हुआ है। दायां हाथ जो है उसने अपने कमर पर रख रखा है।
एक ऐसा पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने माना कि एक डांस स्टेप के रूप में ये खड़ी है। अगला एग्जाम्पल है वृषभ प्रतिमा, मोहनजोदड़ो में पाई गई। ये कांस्य प्रतिमा, कांस्य की बनी है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। एक आक्रामक भाव के साथ में ये दिखाया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर जो है वो दाईं ओर घुमाए हुए हैं और उसके गले में एक रस्सा भी बांधा हुआ है। तो ये भी उत्कृष्ट नमूना है इनकी कला का। ये पुरुष धड़ है जिसके ऊपर बात हुई थी। पुरुष धड़ की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है जिसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों पर गड्ढे बने। ये इस प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ सिर पर भी गड्ढा बना हुआ है। धड़ के सामने वाले हिस्से को कुछ विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। सिर नहीं मिला इसका, केवल धड़ मिला है। फिर ये चित्रित मृदभांड, मोहनजोदड़ो में पाया गया ये पात्र। देखिए ये ऐसे पात्र आज भी वर्तमान में भी हमें जो है वो कुम्हारों की दुकानों पर जो है वो मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से ऐसे पात्र जो है आज भी काम में लिए जाते हैं। तो हजारों साल की निरंतरता जो चली आ रही है वो वर्तमान में भी, अब धीरे धीरे जो है वो प्रचलन कम होता जा रहा है इनका। कुम्हार ने अपनी मोहनजोदड़ो में पाया गया ये पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ और कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों से हैं। ये जो चित्र बने हैं इसके ऊपर ये पत्तों के चित्र बने हैं। ये डिज़ाइन आज भी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में जो कुम्हार है वो बना करके देते हैं, बर्तनों पर मिल जाते हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है लेकिन इन्हें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। फिर नीचे और देखिए एक एग्जाम्पल और दिया है यहाँ पर। ये मातृ देवी की जो मूर्ति है उसकी यहाँ उसके बारे में यहाँ बताया कि मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी और अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में दिखाई नहीं, खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। ये मूर्तियाँ सुंदर नहीं है और पूरी तरह परिष्कृत नजर नहीं आती। देखिए उन्नत उरोजों पर हार, ये हार पहन रखा है इन्होंने यहाँ आगे की तरफ। कमर के चारों ओर अधो वस्त्र लिपटे हुए, करधनी पहने हुए दिखाई, करधनी पहन रखी है इन्होंने। सिर पर पंखे जैसा आवरण है, ये पंखे जैसा आवरण दिखाया है। दोनों तरफ प्याले नुमा आभार, ये उभार जो है वो मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता। ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन इनकी जो है वो मातृ देवी को बताती है कि भाई ये सिंधु घाटी की मातृ देवी की परंपराओं की एक अलंकारिक विशेषता, यानी सभी मातृ देवी की मृण मूर्तियों में ये डिज़ाइन पाई जाती है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है और उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे चीर कर बनाया गया है। तो ये मातृ देवी की जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें बनाने का तरीका लगभग यही दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल थे यहाँ पर दिए गए थे। तो ये कला फाइन आर्ट की जो बुक है उसका ये पार्ट है और इसमें से 2-4 प्रश्न जो है वो बड़े अच्छे से बनते हैं। तो एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा का देख लें, वीडियो में समझ लें तो हो सकता है इसमें से एक आधा प्रश्न भी आ जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं वालों को। जी धन्यवाद।